हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स के 1 से 50 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2022 के क्वेश्चन पेपर के कवर कर लिए थे, और वो भी ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ। और इसके साथ ही हमने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी थी, और हमने अपने पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा। और इसके अलावा हमने लिंक शेयर कर दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने लिंक शेयर कर दिया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उस फाइल की पीडीएफ को। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हमने पीडीएफ शेयर कर रखा था, और वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है 2022 के क्वेश्चन पेपर के अब तक, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आपने वीडियो अब तक नहीं देखा तो जाकर देख लो। अगर आपको वीडियो मिल ना रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम 50 से 100 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में हम 2022 से लेकर लास्ट के जो 2015 तक के क्वेश्चंस हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव को कवर करने के बाद हम फिर सब्जेक्टिव की सीरीज भी लाने वाले हैं, और वहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। बिकॉज मैंने आपको क्लियरली बता रखा, एनालिसिस करके मैंने आपको सारी चीज़ दिखा रखी है कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच होते ही होते हैं एटलीस्ट। तो फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी डबल मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म फेस, यानी कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किसका सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी फर्म में कीमत स्थिर रहती है, यानी कि प्राइस फिक्स रहता है, इसलिए जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि जो हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही है हर एक प्रोडक्ट को बेचने पर, वो फिक्स्ड रहती है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहती है हमेशा, इसलिए हमारा जो एवरेज रेवेन्यू भी होता है वो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। रेवेन्यू के चैप्टर्स को आपने पढ़ रखा होगा, और अगर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है जहाँ मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर रखा था, और क्वेश्चंस उधर से रिपीट होते सारे, तो फिर आपने उन्हें देख लिया होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी होंगे आपके लिए, ठीक है। तो फिर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में क्योंकि प्राइस फिक्स्ड रहता है, और जो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट होने के रीजन से हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब फॉल्स। और ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट्स भी था, क्योंकि देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी हो सकता है, लेकिन कुछ ने कमेंट भी किया था टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन मैंने दी थी। और आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि मैंने इसे ऑब्जेक्टिव की सीरीज में भी कवर किया था, क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं सारे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स। तो जो हमारा पीपीसी कर्व होता है, अगर आप उसके ग्राफ को देखोगे, यहाँ पे मैं दिखा तो नहीं सकता, अगर आप देखोगे तो फिर वो लेफ्ट से राइट की ओर झुकाव रखता है, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर झुकता है, लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। अगर आप उसके ग्राफ को देखोगे तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स की बात की जा रही है, यानी गिरने की बात की जा रही है, तो वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगर ऐसा हो कि आपके एग्जाम में सी जो ऑप्शन है, यानी कि टॉप टू बॉटम ना हो और सिर्फ लेफ्ट टू राइट हो, तो आप उसे आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस में ये है कि द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फॉल्स, और आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम दिया हुआ है, तो आप इसे ही आंसर करना, क्योंकि आपके जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की पब्लिश किया उनमें भी ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच इकोनॉमी डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो आपको पता है 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी 3 टाइप की होती है। एक होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो कि प्राइवेट फर्म रन करते हैं, और एक होता है मिक्स्ड, जो कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्स्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो फिर और इंडिया जो है वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर चल रहा है, इकोनॉमिक्स जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वही इंडिया में भी अप्लाइड है। तो फिर आप देखोगे प्राइस मैकेनिज्म पर जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है वो रन होता है, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 53 है, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन। तो बहुत ही जी क्वेश्चन से मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये आपने खुद चैप्टर ही पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 54 है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स।
तो जो वांट्स है हमारी वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है इकोनॉमिक्स के टर्म में, आपको क्लियरली पता है। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये दिया था रॉबिन्सन ने, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की इनमें से कौन सी ब्रांच है, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में करवा रखा था। प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ये तीनों माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 56 है, हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का एक और नाम क्या है, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को देने वाले जो इंसान है वो कौन थे, वो थे गॉसेन, यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 57 है, द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। तो डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी गॉसेन नहीं दिया था, ये भी गॉसेन के ही लॉ है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इन अ गुड इज कॉल्ड। मतलब कितने इजी क्वेश्चन है, इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी भी 3 टाइप्स के होते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक प्रोडक्ट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंजम्पशन के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑन कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो यहाँ पे वही बात की गई है कि जब हम हर एक कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है उस पर क्या असर पड़ता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती चली जाती है, वो डिमिनाइज होते चली जाती है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर देखो अब 60 नंबर क्वेश्चन है, विथ अ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिवन गुड्स। तो मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड बताया था और वहाँ पे मैंने आपको ये भी दिखाया था कि जो गिवन गुड्स होता है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। तो जब प्राइस में वृद्धि होती है तो गिवन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज सिलेक्टेड एट अ पॉइंट वेयर। तो एक कमोडिटी की प्राइस कब तय की जाती है, तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं उस कमोडिटी के, उस सिचुएशन में, उस पॉइंट में, उस प्राइस पर जो एक कमोडिटी होती है उसकी प्राइस को निर्धारित किया जाता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन एज। तो देखो जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल था उसमें और वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पहले मेरे पास 50,000 थे, मैं एक बिजनेस रन करना चाहता हूँ, अब मेरे पास 60,000 हो गए, तो वो क्या है, वो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने एक बार चैप्टर वाइज कवर कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। एक बार आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर जितने भी सब्जेक्टिव हैं वो तो आप इजीली सॉल्व कर ही दोगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली टॉपिक से पूछ जाते हैं क्वेश्चन आपसे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बहुत ही बेसिक रहते हैं, जैसे आप देख ही रहे हो। और वैसे तो मैं सारे ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मतलब मैं जो करवा रहा हूँ आपको, आप ये कन्फर्म रहो कि अगर आप सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो करते हो तो एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करोगे तो आप मतलब सीरीज को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आप जब वीडियो को देखते रहोगे तो फिर मैं भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप वीडियो को देखना अगर कम कर दोगे तो फिर उस सिचुएशन में मैं भी वीडियो को अपलोड करना कम कर दूंगा। इसलिए ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो, और क्योंकि मैं ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ कवर कर रहा हूँ, तो फिर ऐसा कोई एरर नहीं होने वाला। और कुछ एरर होगा भी, इनकेस अगर एरर हुआ भी तो फिर वो मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे हर एक क्वेश्चन के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट फोकस ऑन। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो जूट इंडस्ट्री पर फोकस नहीं करता है, ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्टिव है। आप देखोगे तो मनी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी को वो फोकस करता है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ये एग्रीगेट को देखता है, ठीक है, और इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को भी देखता है और वो एग्रीगेट डिमांड को भी देखता है, लेकिन जूट इंडस्ट्री तो सबसे अल्टर है। तो फिर 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप देखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी क्या यूटिलिटी है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल हेल्प करता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है।
एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है, फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन भी करने में सहायता करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। फिर अब 66 नंबर क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स। देखो अगर ये प्राइमरी सेक्टर रहता तो आप लोग इजीली आंसर कर देते एग्रीकल्चर, लेकिन आप गौर से देखोगे तो ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं बल्कि प्राथमिकता क्षेत्र है। और फिर हम एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री और रिटेल ट्रेडिंग इन तीनों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर नहीं बल्कि प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो। तो स्टॉक और फ्लो ये दो चीज़ें आपने पढ़ी होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही। तो आप देखोगे इनकम, डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट ये तीनों फ्लो होते हैं, लेकिन कैपिटल फ्लो नहीं होता, वो स्टॉक होता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 68 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा ये सी क्या है, ये आई क्या है, ये जी क्या है, लेकिन अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आपके लिए ये सारे बिल्कुल ईजी हैं। यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो फोर सेक्टर इकोनॉमी में। तो फिर आप देखोगे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसमें हम ऐड कर देते हैं नेट एक्सपोर्ट को, तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है, वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपने जब चैप्टर पढ़ रखा है, कंप्लीट कर रखा है, तो आप इसे सी आई जी नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप इसके पूरे नेम के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 69 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूडेड इन द 3 सेक्टर मॉडल। तो 3 सेक्टर मॉडल में हम इनमें से किन्हें शामिल करते हैं। तो 3 सेक्टर मॉडल में हम फैमिली, फर्म और गवर्नमेंट इन तीनों को शामिल करते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये भी एक बेसिक ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में। फिर अब 70 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो। तो फ्लो में हम इनमें से किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इनकम, इन तीनों को हम फ्लो में शामिल करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस पहले ही बता दिया। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं। आपने ए को सही आंसर किया है तो आप दूसरे को भी सही आंसर कर सकते हो। ठीक है, और आप सारे को आंसर सही कर दोगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपने चैप्टर वाइज रिविजन कर रखा है। तो फिर देखो अब 71 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज देयर इज नो चेंज इन डिमांड। तो इनमें से कौन सी चीज़ें चेंज होने पर डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर प्राइस पर चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद अगर इनकम में चेंज होता है तो उस केस में भी डिमांड में चेंज होता है, ये भी हमें पता है, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी डिमांड के चैप्टर में। और अगर एक पर्सन के, कंज्यूमर के टेस्ट और फैशन में भी चेंज हो तो उस केस में भी जो डिमांड होता है किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की, उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस रीजन से किसी भी कमोडिटी की डिमांड में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो अब 72 नंबर क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन। तो इसे हमने देखा था चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो मतलब सारे बेसिक क्वेश्चन थे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 73 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच मेथड इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्ड। तो कौन कौन से मेथड होते हैं। तो फिर ये 3 मेथड हमने देखा था, लेकिन हमने इन तीनों मेथड को बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछी भी नहीं जाती इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, और इन तीनों मेथड को आपको पढ़ना था भी नहीं सिलेबस में। ठीक है, आपको बस ये देखना था कि कौन कौन से मेथड होते हैं, और वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड और पॉइंट मेथड, ये तीनों मेथड होते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड को मेजर करने के। लेकिन हाँ, जो हमारी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो हमें सभी पढ़ने होते हैं, वो हमें 5 पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अब 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है, वो प्राइस को कंसीडर नहीं करता, बल्कि वो फिजिकल क्वांटिटेटिव रिलेशन को इंडिकेट करता है। और इस रीज़न से ये किसी भी कमोडिटी के फिजिकल प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है, और ये इक्वल होता है किसके, जितने टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसके इक्वल होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये भी बहुत ही बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, हमने पढ़ रखा है। लैंड, लेबर और कैपिटल ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन मनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
फिर 76 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक रीजन ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिविनाइजिंग रिटर्न इज। तो फिर ऐसा कौन सा रीजन है जिसके कारण जो लॉ ऑफ डिविनाइजिंग रिटर्न है वो फॉलो करता है। तो फिर क्योंकि हमारा जो फैक्टर है बहुत ही स्कार्स है वहाँ पे, मतलब उसकी बहुत ही कमी है, साधनों की सीमितता है, और इसके अलावा साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जिस रीजन से लॉ ऑफ डिविनाइजिंग रिटर्न वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। अब 77 नंबर क्वेश्चन है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्ट रन से संबंधित है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि लॉन्ग रन से कौन सा संबंधित है। रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब 78 नंबर क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। तो ये भी बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये सारे क्वेश्चन देखकर मुझे लगता है कि मैं फिर से एग्जाम में बैठने चल जाऊँ। देखो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन इज नॉन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 79 है, विच फैक्टर आर यूज्ड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों को शामिल किया जाता है, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 80 है, with the increase in production the difference between total cost and total fixed cost। तो देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन को हम बढ़ाते हैं तो फिर हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो सेम ही होता है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो बढ़ता चला जाता है, और इस रीजन से टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो तो सेम ही रहता है, वो तो फिक्स्ड ही रहता है, वो तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो बढ़ता चला जाता है हर एक प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 81 नंबर क्वेश्चन है, इन केनेसियन व्यू पॉइंट वेयर इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इस्टेब्लिश्ड। तो जब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो वो एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 82 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों के एडिशन को का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू केनेसियन सेविंग इन्वेस्टमेंट व्यू पॉइंट इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट विच पॉइंट। तो जब इनकम सेविंग के इक्वल होता था तो वहाँ पे उसके अनुसार हम आय रोजगार संतुलन निर्धारित करते थे, तो 80 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 84 नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज केनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड। तो ये डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड पर, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन मल्टीप्लायर बी एक्सप्रेस्ड। तो किस फार्मूला के तहत हम मल्टीप्लायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के चैप्टर में पढ़ रखा था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चेंज इन इनकम को जब हम डिवाइड करते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट से, यानी कि चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 86 नंबर क्वेश्चन है, थ्रू द वैल्यू ऑफ केनेसियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिपेंड ऑन। तो फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती थी, ये डिपेंड करती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर, यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या फॉर्मूला है, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर देखो 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द स्टेट ऑफ डिफिसिट डिमांड इन केनेसियन इकोनॉमी। यानी कि केनेसियन इकोनॉमी पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द स्टेट ऑफ डिफिसिट डिमांड, यानी कि न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फिर 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो अब 88 नंबर क्वेश्चन है, इन सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में क्या होता है, तो उस केस में जो हमारा डिमांड इंक्रीज रैपिडली तो ये तो बिल्कुल नहीं होता, सप्लाई ये भी नहीं होता, सप्लाई एंड डिमांड इक्वल ये भी नहीं होता, मतलब ये से इरेलेवेंट है। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, विच मेजर फिजिकल मेजर इज टू बी अडॉप्टेड इन करेक्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप।
तो इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए कौन से फिस्कल मेजर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए? तो टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए, पब्लिक डेब्ट को बढ़ाना चाहिए, पब्लिक में जो खर्चे कर रहे हैं वो घटाना चाहिए। ये तीनों मतलब इन्फ्लेशनरी गैप को सही करने के लिए ऐसे मेजर है जो हमें करने चाहिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब देखो 90 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर डिफिशिएंट डिमांड? तो राजकोषीय उपाय और मॉनेटरी मेजर यानी कि मौद्रिक उपाय, ये दोनों मेजर को यूज करते हैं डिफिशिएंट डिमांड को सही करने के लिए। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। ये तो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा जा चुका था। फिर देखो अब 91 नंबर क्वेश्चन है, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट? तो फिर क्वालिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट में हम किन्हें इंक्लूड करते हैं? तो चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, इन तीनों को हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 92 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज मेड इन ब्रिज कंस्ट्रक्शन? तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में हम किस टाइप के खर्चे को करते हैं? ठीक है, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे होते हैं ब्रिज के एक्सपेंडिचर में, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर से यानी कि कैपिटल से निकाला जाता है वो पैसा, तो फिर उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पोनेंट ऑफ बजट रिसिप्ट? तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट ये दोनों कंपोनेंट होते हैं बजट रिसिप्ट के। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये सारे। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड? तो वैसे एक्सपेंडिचर, वैसे खर्चे जो हम कर रहे हैं लेकिन एक्सपेंडिचर करने से हमारी एसेट क्रिएट नहीं हो रही, एसेट इन द सेंस जैसे बिल्डिंग मशीनरी वगैरह क्रिएट नहीं हो रही, तो वैसे खर्चे को हम क्या कहते हैं? तो वैसे खर्चे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम रेंट को पेड कर रहे हैं तो वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? तो अकॉर्डिंग टू बिहार फूड ऑफिशियल आंसर की इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखो 96 नंबर क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स इज रिसीव्ड बाई? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनकम टैक्स से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ डिमेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिमिटेशंस में हमने देखा था कि इट इग्नोर नेशनल इंटरेस्ट, इट हैव रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का सीमित प्रवाह होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के कारण। इसके अलावा सडन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दरों में आकस्मिक उछाल, यानी कि सडन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। तो ये तीनों लिमिटेशंस कह लो या डिमेरिट कह लो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के होते हैं, यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ब्रेटन वुड सिस्टम मोस्ट कंट्रीज हैड? तो जब ब्रेटन वुड सिस्टम को लागू किया गया था तो उस टाइम अधिकांश देशों में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिनेशन में ही हमने देखा था कि ऑल विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स को हम शामिल करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, यानी कि बीओपी में, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर देखो अब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे 2022 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, विच वन इज द आइटम ऑफ करेंट अकाउंट? तो करेंट अकाउंट में हम हम विजिबल आइटम्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों को शामिल करते ही हैं, और जो एक्सपेंसेस ऑफ टूरिस्ट है तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वो भी आते हैं करेंट अकाउंट में ही हम उन्हें शामिल करते हैं, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। तो अब हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, और इन सारे क्वेश्चंस में आप खुद कितने क्वेश्चंस को सही कर पाए ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और इसके साथ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को एक बार देख लिया फिर आप छोड़ दोगे। आपने वीडियो को कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, मैंने कई क्वेश्चंस के आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिए। अब आपको पीडीएफ को ओपन करना है, और पीडीएफ को ओपन करके एक बार आपको रिवीजन करते रहना है। एटलीस्ट वीकली बेसिस पर आप रिवीजन करोगे तो फिर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये सारी क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। और एग्जाम के टाइम जब आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को आंसर कर रहे होगे तो फिर वहाँ पे आपको वो सारे क्वेश्चंस मतलब सारे याद नहीं रहेंगे जितने आपने प्रैक्टिस किए, लेकिन जिन क्वेश्चंस को आपने 2 से 3 बार ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, रिविजन कर लिया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर से ज़रूर याद रहेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर दोगे।
इसलिए इन ऑब्जेक्टिव की रिवीजन करते रहो। पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है, चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, पीडीएफ का लिंक मैंने शेयर कर दिया। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।